दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। वर्ष 2023 की गर्मियों की बात है। राहुल और उसके दोस्त सुमित, निधि और कविता ने लंबे समय से योजना बनाई थी कि वे कुछ दिन के लिए किसी शांत और अनजान जगह पर छुट्टियां बिताने जाएंगे। वे चारों महानगर की भाग-दौड़ और शोर से ऊब चुके थे और कुछ नया अनुभव करना चाहते थे। काफी खोजबीन और चर्चा के बाद उन्हें एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में स्थित एक पुराना होटल मिला, जिसका नाम होटल शांतिवन था। यह होटल बहुत पुराना था और वहां के लोगों के अनुसार इसे करीब 100 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में बनवाया गया था। इंटरनेट पर होटल की कुछ धुंधली तस्वीरें मिलीं, जो देखने में बेहद आकर्षक और अनोखी थीं। आसपास के इलाके में घना जंगल था और होटल के पास ही एक छोटी सी झील थी। इस जगह की खूबसूरती और अलगाव ने सबको प्रभावित किया। हालांकि होटल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, परंतु यह उन्हीं का रोमांच बढ़ा रहा था। राहुल ने तुरंत होटल में बुकिंग करवाई और सबने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यात्रा के दिन चारों दोस्त अपनी कार में निकले, उत्साह और उमंग से भरे हुए। पहाड़ी रास्तों पर कार चलाते हुए उन्हें पहाड़ों की ठंडी हवा और हरियाली का एहसास हो रहा था। दिन ढलते ढलते वे होटल के पास पहुंचे। होटल शांतिवन का बाहरी रूप वैसा ही था जैसा उन्होंने तस्वीरों में देखा था। यह एक विशाल और शानदार इमारत थी, परंतु उसके पुराने होने का संकेत हर दीवार और खिड़की से मिल रहा था। जैसे ही वे कार से उतरे, उन्हें आसमान में घिरते बादल और चारों ओर फैला अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। कोई स्वागत करने वाला नहीं था, बस एक पुराना दरबान, जो शायद यहीं का स्थायी निवासी था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। आपका स्वागत है, दरबान ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो राहुल और सुमित को थोड़ा असहज कर गया, पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। दरबान ने बताया कि होटल में इस समय ज्यादा लोग नहीं थे, बस वे ही चारों मेहमान थे। यह बात सुनकर राहुल को थोड़ी हैरानी हुई, पर शायद इस इलाके की दूरस्थता के कारण ऐसा था। दरबान ने उन्हें उनके कमरे दिखाए, जो पुराने जमाने की सजावट के साथ थे। रात के भोजन के बाद वे सब लॉबी में बैठे थे, जब निधि ने पहली बार उस अजीब सी गंध पर ध्यान दिया। यहां कुछ अजीब सी महक है, तुम्हें नहीं लग रहा? उसने बाकी दोस्तों से पूछा। सुमित ने भी सिर हिलाया। हां, कुछ तो है, शायद पुराने होने की वजह से। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अपने कमरों में चले गए। लेकिन आधी रात को, जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, राहुल की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे उसके कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने ध्यान से सुना, पर आवाज थम गई। वह वापस लेटने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाहर झांकने की कोशिश की, पर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। यह पहली घटना थी जिसने उसे सचेत कर दिया था, लेकिन वह इसे अपना भ्रम समझकर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह नाश्ते के दौरान कविता ने कहा, क्या तुम्हें रात को कुछ अजीब नहीं लगा? राहुल ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें भी लगा? कविता ने गंभीर स्वर में कहा, रात को किसी के कदमों की आवाज आ रही थी और जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर घूम रहा हो। मैं दरवाजा खोलकर देखना चाह रही थी, पर हिम्मत नहीं हुई। अब राहुल, निधि और सुमित भी चौकन्ने हो गए। सुमित ने कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे सब इस बात पर सहमत हुए कि यह सिर्फ उनका भ्रम हो सकता है, क्योंकि नया और सुनसान स्थान होने के कारण वे शायद असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से सबके साथ एक ही बात हुई थी, उसने उन सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन के बाकी समय में कुछ खास नहीं हुआ। चारों ने आसपास के इलाके की सैर की, जंगल के अंदर थोड़ी दूर तक गए और झील के किनारे बैठकर शाम गुजारी। लेकिन हर पल उन्हें एक अनजाना भय महसूस हो रहा था, मानो कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। शाम को लौटने के बाद जब वे अपने कमरों में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक पुरानी और धूल से भरी डायरी सुमित को होटल की एक पुरानी अलमारी में मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे
और उस पर पुराने जमाने की तारीखें लिखी हुई थीं। डायरी में लिखा था कि इस होटल में पहले कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थीं और यहां रुकने वाले कुछ मेहमानों का कभी पता नहीं चला। राहुल ने डायरी पढ़ते हुए कहा, यह सब बकवास है, शायद किसी ने मजे के लिए लिखी हो। लेकिन निधि ने उसे गंभीरता से लिया और कहा, यहां कुछ तो अजीब है, हमें इस होटल में और रुकने से पहले सोच लेना चाहिए। पर राहुल और सुमित ने इसे मजाक समझते हुए अनदेखा कर दिया। रात फिर से आई और इस बार हर कोई अलर्ट था। जैसे ही सब सोने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे के पीछे से अचानक वही धीमी कदमों की आवाज आने लगी। इस बार आवाज तेज और स्पष्ट थी, मानो कोई सचमुच उनके कमरे के बाहर चल रहा हो। कविता ने डरते हुए कहा, राहुल, मुझे यहां से जाना है। राहुल ने भी अब स्थिति की गंभीरता को समझा और सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक जोर की आवाज आई, मानो कोई दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा हो। दरवाजे के बाहर देखते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। दरवाजे के बाहर उस अंधेरे में एक छाया खड़ी थी। इस कहानी में जैसे जैसे रातें बढ़ती हैं, होटल के रहस्य और गहराते जाएंगे। डायरी की कहानियां, गुमशुदा मेहमानों की कहानियां और होटल के दरबान के अतीत का खुलासा होगा। एक एक करके दोस्तों को भूतिया गतिविधियों का सामना करना पड़ेगा और रहस्य के परतें खुलेंगी। अंत में क्या वे इस भूतिया होटल से बचकर निकल पाएंगे या वे भी उन गुमशुदा मेहमानों की तरह हमेशा के लिए होटल का हिस्सा बन जाएंगे? रात की वह डरावनी घटना के बाद सभी दोस्त भौचक्के थे। दरवाजे के बाहर खड़ी छाया ने सबका खून जमा दिया था। राहुल ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़कर दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथों में पसीना आ गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह छाया अचानक गायब हो गई। बाहर सिर्फ ठंडी हवा और घना अंधेरा था। यह सब क्या हो रहा है? निधि ने लगभग कांपते हुए पूछा। सुमित ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, यह जगह सही नहीं है। राहुल ने कहा, सुबह होते ही हम निकलेंगे, अभी तो रात है और बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। सबने सहमति में सिर हिलाया, पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। उस रात कोई भी ठीक से नहीं सो पाया। सभी को दरवाजे के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी धीमी फुसफुसाहट। यह सब उनके डर को और बढ़ा रहा था। अगली सुबह सब जल्दी उठ गए और अपना सामान पैक कर लिया। वे जैसे ही होटल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, दरबान फिर से सामने आया। उसकी मुस्कान इस बार पहले से भी ज्यादा अजीब और रहस्यमय थी। क्या आप जा रहे हैं? दरबान ने बड़े शांत स्वर में पूछा। हाँ, हमें अब आगे का सफर करना है, राहुल ने जवाब दिया। दरबान ने एक लंबी सांस ली और कहा, आप जैसे लोग अक्सर यहाँ आते हैं, पर बहुत कम ही जा पाते हैं। यह सुनकर सुमित ने थोड़ा गुस्से में कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? दरबान ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह से हटा, जिससे वे बाहर जा सके। वे चारों जैसे ही कार में बैठे, निधि ने होटल की ओर देखा और कहा, यह जगह मुझे कभी भुलाए नहीं भूलेगी, यहां कुछ बहुत अजीब है। राहुल ने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ी, परंतु जैसे ही वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, कार अचानक बंद हो गई। राहुल ने उसे कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। सुमित और राहुल ने कार से बाहर निकलकर कार की जांच की, पर कुछ समझ नहीं आया। यह क्या हो रहा है? सुमित ने चौंकते हुए पूछा। तभी अचानक उन्हें अपने चारों ओर धुंध छाने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि वे मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे। निधि ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह धुंध कहां से आई? तभी उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही डरावनी और अजीब थी, मानो कोई उनके ऊपर हंस रहा हो। राहुल ने तुरंत कार की चाबी घुमाई और इस बार कार स्टार्ट हो गई। उन्होंने बिना समय गवाए वहां से निकलने की कोशिश की, पर वह धुंध उनके पीछे पीछे चल रही थी। राहुल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, पर धुंध हर जगह उनका पीछा कर रही थी। अचानक उन्हें सामने सड़क के बीचों बीच एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह अचानक गायब हो गई। क्या तुम सबने उसे देखा? कविता ने डरते हुए कहा। हाँ, पर यह सब क्या हो रहा है? राहुल ने बड़बड़ाते हुए कहा।
वे जैसे तैसे उस इलाके से बाहर निकले, पर सबके दिलों में डर समाया हुआ था। होटल और वहां की घटनाओं ने उनका दिलो दिमाग हिला दिया था। वे सब अब अपने शहर की ओर वापस जा रहे थे, पर रास्ते भर किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला। जैसे ही वे अपने शहर पहुंचे, वे एक कैफे में रुके। सभी दोस्त अब कुछ सामान्य महसूस कर रहे थे, पर मन के अंदर का भय अभी भी शांत नहीं हुआ था। निधि ने कहा, हम जो वहां अनुभव कर रहे थे, वह सिर्फ हमारा वहम था या कुछ और? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। राहुल ने गंभीरता से कहा, यह सब कुछ असली था। वह होटल, वह दरबान और वह छाया। कुछ तो गड़बड़ है वहां। हमें पुलिस को बताना चाहिए। सुमित ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अब भी सब कुछ पचा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, वहां भी कुछ अजीब घटित होने लगा। निधि को रात को फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। सुमित को अपनी खिड़की के बाहर किसी छाया के होने का एहसास हुआ। कविता को ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और भी है। अब यह डर केवल होटल तक सीमित नहीं रहा था। वो जो कुछ होटल में छोड़कर आए थे, वह शायद उनके साथ ही वापस आ गया था। अगले कुछ दिनों में उनकी हालत और खराब होती चली गई। सबने आपस में बात की और फैसला किया कि उन्हें उस होटल के बारे में और जानकारी निकालनी होगी। वे सभी एक पुरानी लाइब्रेरी में गए, जहां उन्हें उस होटल और उसके इतिहास से संबंधित दस्तावेज मिल सकते थे। लाइब्रेरी में घंटों खोजबीन करने के बाद सुमित को एक पुरानी फाइल मिली। उसमें लिखा था कि वह होटल पहले एक अंग्रेज अधिकारी का घर हुआ करता था, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां बेरहमी से मार दिया था। तब से वह जगह शापित मानी जाती थी। वहां रुकने वाले लोग या तो पागल हो जाते थे या कभी लौट कर नहीं आते थे। यह जानकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। निधि ने कहा, इसका मतलब वहां की आत्माएं अब हमें छोड़ने वाली नहीं हैं। हमें कुछ करना होगा। राहुल ने कहा, हमें किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी जो इन चीजों को समझ सके। अब सबकी जान खतरे में थी। वह होटल उनका पीछा कर रहा था और अब केवल एक ही रास्ता बचा था, उस होटल के शाप को तोड़ना। अगले भाग में वे एक तांत्रिक से मिलेंगे जो उन्हें होटल के रहस्य और आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए मार्गदर्शन करेगा। लेकिन क्या वे वास्तव में उस शाप से बच पाएंगे या होटल का अंधकार उन्हें भी निगल जाएगा? अगली रात चारों दोस्त बाबा के साथ उस शापित होटल की ओर चल पड़े। सड़क के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो अंधेरे में किसी दैत्य की भांति दिख रहे थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। माहौल इतना सन्नाटेदार और भयावह था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने बाबा की ओर देखा और पूछा, बाबा, क्या यह सच में जरूरी है? हम सभी बहुत डर रहे हैं। बाबा ने गंभीरता से कहा, डर ही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर तुम डर गए तो तुम्हारा नाश निश्चित है। यह जगह शापित है और वहां की आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। वे तुम्हें भ्रमित करेंगी, डराएंगी, लेकिन तुम्हें डगमगाना नहीं है। सभी ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने हौसले को बुलंद करने की कोशिश की। जब वे होटल के करीब पहुंचे तो देखा कि होटल की खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे होटल जीवित हो और उनके आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को पीछे धकेलने की कोशिश की। बाबा ने एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा और हवा का झोंका अचानक शांत हो गया। उन्होंने चारों को आगे बढ़ने का इशारा किया। वे धीरे धीरे होटल के भीतर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श पर बिखरी हुई वस्तुएं और पुरानी तस्वीरें अजीब सा माहौल बना रही थीं। उन्होंने देखा कि एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी हुई थी, जो अचानक अपने आप चलने लगी और 12 बजे लगे। हर घंटे की घंटी के साथ कमरे में गूंजती आवाज और भी डरावनी होती जा रही थी। निधि ने डरते हुए बाबा से पूछा, हम इस समय कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, हमें तहखाने तक पहुंचना होगा। वहीं वेदी है जहां हमें अनुष्ठान पूरा करना होगा। वे सावधानी पूर्वक तहखाने की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। सुमित ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसने चुपचाप सबको बताया और सबकी धड़कनें तेज हो गईं। तहखाने का दरवाजा बहुत पुराना और भारी था। बाबा ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ा और दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और सामने का दृश्य देखकर सभी की सांसें थम गईं। वहां एक विशालकाय वेदी थी, जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ था। वेदी के चारों ओर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक बने हुए थे। एक तरफ एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिस पर काले अक्षरों में कुछ लिखा था। जैसे ही राहुल ने किताब को छूने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह चौंक गया और बाबा की ओर देखा। बाबा ने गंभीरता से कहा, यह वेदी राक्षसी शक्तियों से बंधी हुई है। जब तक हम अनुष्ठान नहीं पूरा करेंगे, यह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने सबको अपने चारों ओर एक गोला बनाने के लिए कहा और एक पवित्र धागा निकाला। उन्होंने धागे को चारों ओर घुमाते हुए कुछ मंत्र पढ़े और वेदी के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया। अब बाबा ने सुमित और कविता को निर्देश दिए कि वे वेदी पर रखी किताब को खोलें और उसमें दिए गए मंत्र पढ़ें। राहुल को वेदी के पास रखे चाकू से अपने खून की कुछ बूंदें किताब पर गिरानी थीं, ताकि वह तंत्र मंत्र का चक्र पूरा हो सके। निधि को वेदी के चारों ओर बने प्रतीकों पर मंत्रों का जाप करना था, ताकि आत्माओं की शक्ति कम हो सके। सबने हिम्मत जुटाई और बाबा के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। जैसे ही राहुल ने अपने खून की बूंदें किताब पर गिराईं, पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। छत से धूल गिरने लगी और चारों ओर से भयानक चीखों की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा होटल उनके खिलाफ खड़ा हो गया हो। निधि ने डरते हुए कहा, बाबा, हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब हमें मार देंगे। बाबा ने जोर से कहा, डरो मत, अपना काम जारी रखो, यह अंतिम परीक्षा है। सुमित और कविता ने एक साथ किताब का मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, वेदी की रोशनी तेज होती गई। अचानक वेदी के चारों ओर अजीब सी छायाएं घूमने लगीं। वे छायाएं लगातार चारों को डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बाबा की सुरक्षा रेखा ने उन्हें दूर रखा। राहुल ने भी हिम्मत जुटाई और किताब को उठाकर वेदी के पास रखी अग्नि में डाल दिया। जैसे ही किताब आग में जली, एक तेज चीख की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। पूरी वेदी जलने लगी और उसी क्षण सभी छायाएं गायब हो गईं। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बाबा ने गंभीरता से कहा, अब हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। यह होटल अब भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने जल्दी से सबको बाहर निकलने का इशारा किया। चारों ने बाबा की बात मानी और तेजी से तहखाने से ऊपर की ओर भागे। जैसे ही वे होटल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और बाहर निकल गए। जैसे ही वे सब बाहर आए, होटल अचानक से जोर जोर से हिलने लगा और देखते ही देखते धुंध में घिर गया। वे सब दूर खड़े होकर देख रहे थे कि होटल धीरे धीरे गायब हो रहा है। बाबा ने कहा, यह होटल और यहां की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं, पर याद रखना, हर जगह की अपनी ऊर्जा होती है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। अब तुम लोग सुरक्षित हो। राहुल, सुमित, निधि और कविता ने बाबा को धन्यवाद कहा और उस जगह से निकल पड़े। वे जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत को मात दी है। रास्ते में सभी चुप थे, लेकिन सबके चेहरों पर संतोष और राहत की झलक थी। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। वे अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए, लेकिन उस घटना की याद हमेशा उनके दिलो दिमाग में बसी रही। सुमित ने एक दिन राहुल से कहा, हमने जो देखा, जो अनुभव किया, वह कभी भूल नहीं सकता। लेकिन एक बात समझ में आई कि हर जगह के अपने राज्य होते हैं और हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा सुमित, लेकिन हम सभी के लिए यह एक सबक था कि जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं, कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। इस प्रकार वह शापित होटल की कहानी और वहां की आत्माओं का आतंक समाप्त हो गया और वे चारों दोस्त फिर कभी ऐसे रोमांचक लेकिन खतरनाक अनुभवों से दूर ही रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना।
ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।